जो थी उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है स्थिर विद्युतिकी, इसका शुरुआती जो ज्ञान था वो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से आवेश की खोज हुई। घर्षण विद्युत के द्वारा फ्रिक्शन रगड़ के घर्षण से वस्तु को क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। आवेश क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन मैंने तुमको क्लियरली बता दी थी पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में। तो घर्षण से यानी जब दो चालक वस्तुओं को रगड़ा जाता है आपस में, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, एवोनाइट छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, प्लास्टिक के कंगे को सूखे बालों में रगड़ने पर, इन सभी स्थितियों में घर्षण से क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। यानी जिस पदार्थ को अपन रगड़ रहे हैं, जिस वस्तु को अपन रगड़ रहे हैं, वो वस्तु रगड़ने की प्रक्रिया में क्या हो जाती है, आवेश। अब आज अपन पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार जनरली आप लोगों ने पहले भी कभी साइंस पढ़ी है, 10th क्लास तक साइंस में पढ़ाई होगा कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश। लेकिन इसका भी ज्ञान कैसे हुआ, तो उसका ज्ञान एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर हुआ। सन 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है साइंटिस्ट का, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक प्रयोग किया ये जानने के लिए कि आवेश की प्रकृति क्या है, आवेश कितने प्रकार का हो सकता है, क्या आवेश एक ही प्रकार का है या एक से ज्यादा प्रकार का है। इसको समझने के लिए 1815 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या था, सबसे पहले तो एक कांच की छड़ को, जिसे मैंने कल भी बताया था, कांच की छड़ कैसे आवेशित होती है, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर। तो एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर क्या किया गया, आवेशित कर दिया गया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर क्या कर दिया गया, आवेशित, इस तरह लटका दिया। काहे की छड़ है ये, कांच की छड़। किससे आवेशित की गई है, रेशम के कपड़े से रगड़कर, यानी कि आवेशित कांच की छड़। कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा और आवेशित कर दिया। इसके पास एक दूसरी कांच की छड़ लाएंगे इसी तरह की, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़कर क्या करना है, आवेशित कर देना है। दोनों ही छड़ें किस तरह की हैं, आवेशित की गई कांच की छड़ें हैं दोनों। ये भी रेशम के कपड़े से रगड़कर आवेशित की गई और ये भी रेशम के कपड़े से रगड़कर आवेशित की गई। जब दोनों छड़ों को एक दूसरे के निकट लाया गया, बिल्कुल जैसे ही पास लाते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों छड़ों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण कब होता है, एक सामान्य सी बात है, अपन सब लोग जानते हैं। प्रतिकर्षण होता है कब, जब दोनों का नेचर सेम हो। सेम नेचर वाली वस्तुओं के बीच में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे चुंबक की बात करते हैं अपन, चुंबक के समान नेचर वाले पोल N को या S को पास लाते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ दोनों छड़ें एक जैसी हैं, दोनों ही आवेशित कांच की छड़ें हैं, दोनों को एक ही तरह से रगड़कर आवेशित किया गया है। इसका मतलब दोनों पे आवेश भी क्या है, सेम प्रकृति का। अब ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया।
दूसरा क्या किया, एक एवोनाइट की छड़ को लाए। क्या किया, एवोनाइट की छड़। ये एवोनाइट छड़ ये आवेशित की गई बिल्ली की खाल से रगड़कर, आवेशित एवोनाइट छड़। इसको भी इसी तरह लटका दिया गया सेम प्रकार से, और इसके भी पास एक और छड़ लेके आए, बिल्कुल सेम वही, ये भी आवेशित एवोनाइट छड़ लेके आए। दोनों सेम प्रकृति की है ये भी, यानी इन पे भी आवेश दोनों पे समान प्रकार का ही आएगा। इनके बीच में भी क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिकर्षण। दोनों छड़ों को जब पास लाए, इनके बीच में भी क्या ऑब्जर्व हो रहा है, प्रतिकर्षण। सामान्य सी बात है, क्योंकि दोनों एक जैसी छड़ है, एक ही तरह से आवेशित किया गया है, तो दोनों पे आवेश भी एक ही प्रकार का आएगा। और जब एक ही प्रकार का आवेश है तो निश्चित रूप से क्या होना है, प्रतिकर्षण। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, एक तो ले ली एवोनाइट छड़, एक ले ली कांच की छड़। ये तो हो गई आवेशित एवोनाइट छड़, आवेशित एवोनाइट छड़, और इसके पास लेके आए एक आवेशित कांच की छड़ को। ये हो गई आवेशित कांच की छड़। अब इन दोनों के बीच में देखा, पास में लाए दोनों को एक दूसरे के। एक क्या है, आवेशित एवोनाइट छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़कर चार्ज की गई है। एक क्या है, आवेशित कांच की छड़ जो रेशम के कपड़े से रगड़कर आवेशित की गई है। दोनों को जब पास लाया गया तो इनके बीच में प्रेक्षित क्या हुआ, आकर्षण। क्या प्रेक्षित हो रहा है यहाँ, आकर्षण। तो आकर्षण प्रेक्षित होना क्या शो कर रहा है, इस दिए चित्रों में अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ आवेशित कांच की छड़ है, दोनों एक जैसी, इसलिए प्रतिकर्षण। यहाँ आवेशित एवोनाइट छड़ है, यहाँ भी प्रतिकर्षण। और यहाँ एक आवेशित एवोनाइट छड़ और एक आवेशित कांच की छड़, और इन दोनों के बीच में क्या ऑब्जर्व हो रहा है, आकर्षण। तो आकर्षण कब होता है, जब दोनों पे विपरीत प्रकृति का आवेश हो। जैसे चुंबकों में होता है कि नहीं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ भी दोनों के बीच में आकर्षण ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि इन दोनों पर आवेश अपोजिट नेचर का है, आवेश अपोजिट नेचर का है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सिद्ध होता है कि आवेश दो प्रकार का हो गया। अगर एक ही प्रकार का आवेश होता, अगर एक ही प्रकार का आवेश होता तो यहाँ पर भी क्या ऑब्जर्व होता, प्रतिकर्षण। यहाँ भी क्या होना चाहिए था, प्रतिकर्षण, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब एवोनाइट छड़ पे और कांच की छड़ पे अलग अलग प्रकार का आवेश है। तो इसी से सिद्ध हुआ आवेश दो प्रकार का होता है। जैसे आवेशित कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, दोनों एक जैसी छड़ है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया, प्रतिकर्षण। एवोनाइट छड़ पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक जैसी छड़ है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ एवोनाइट छड़ पे नेगेटिव आवेश और कांच की छड़ पे पॉजिटिव आवेश, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। प्रूफ हो गया ना ये, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। दो प्रकार का हो गया, एक धनावेश हो गया और एक क्या हो गया, ऋणावेश। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि आवेश क्या होता है,
दो प्रकार का होता है। समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट, आवेश के प्रकार को समझाने वाला। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि आवेश आने का कारण क्या है। यानी दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन होगा कि रगड़ने पर ऐसा क्या हो रहा है कि एक पदार्थ धनावेशित हो जाता है और एक ऋणावेशित हो जाता है। आवेशन का कारण, आवेशन का कारण क्या है, मूल रीजन क्या है। तो चूंकि अपन ये जानते हैं कि हर पदार्थ के अंदर कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर। और परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है? परमाणु अपन ने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, 10th में भी पढ़ा है। परमाणु की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है कि परमाणु का एक मध्य भाग, इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन के रूप में धनावेश। नाभिक के अंदर प्रोटॉन के रूप में क्या उपस्थित होता है? धनावेश। और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ऐसे अलग अलग कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अलग अलग पदार्थों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। सब पढ़ा हुआ है तुमने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है केमिस्ट्री में। इस सबके अंदर परमाणु में धनावेश ऋणावेश की संख्या अलग अलग होती है। जैसे नाइट्रोजन का नाभिक है तो 7n 14 दिखाते हैं ना, तो प्रोटॉन संख्या क्या होती है? 7। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश। तो इस समय ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इसके अंदर क्या है? बराबर है। तो इस समय ये परमाणु क्या है? धनावेशित, सॉरी उदासीन है, न्यूट्रल है। क्योंकि जितना इसके अंदर धनावेश है उतना ही इसके अंदर समान परिमाण का क्या उपस्थित है? ऋणावेश भी उपस्थित है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं अपन कि इसमें धनावेश यानी प्रोटॉन की संख्या 25 प्लस 25e और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 25, तो उनका आवेश -25e। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। इसलिए उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। यानी रगड़ने से पहले जैसे अपन ने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा, तो कांच की छड़ का परमाणु मान लो ये है, तो कुल आवेश इसमें क्या है? 0 है। जितना धनावेश उतना ही क्या है इसके? ऋणावेश। तो गिनती करके अपन दिखा नहीं रहे 25, ये तो कॉमन है, अपन ने लिख दिया एग्जांपल के लिए। अब एक दूसरा पदार्थ, उसकी भी स्ट्रक्चर ऐसी ही है, उसके अंदर धनावेश ये हो गया और ये ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरा परमाणु है, दूसरे पदार्थ का है, तो उसमें धनावेश ऋणावेश की संख्या अलग अलग हो सकती है और कोई किसी कक्षा में भी हो सकता है। ये इस तरह से ये एक पदार्थ का परमाणु, ये दूसरे पदार्थ का परमाणु। मूल रूप से ये भी क्या होगा? उदासीन। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें प्रोटॉन संख्या कितनी है? 40। तो कितना आवेश हो गया इसके अंदर? प्लस 40e। एक प्रोटॉन या एक धनावेश का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e के बराबर होता है। 40 प्रोटॉन है तो 40e हो गया। और मान लो कि इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितनी? 40 है, न्यूट्रल है इसलिए -40e। तो टोटल संख्या क्या हो गई? 0। तो मूल रूप से यानी रगड़ने से पहले ये भी उदासीन, ये भी उदासीन। अब क्या होगा? क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ बंधे होते हैं आकर्षण द्वारा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के साथ आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अपने आप को इलेक्ट्रॉन शब्द लगाएंगे नहीं। अपन ने पढ़ा है कभी कि पदार्थ के अंदर परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। तो परिक्रमण कैसे करते हैं? अपने आप कोई परिक्रमण करेगा नहीं, क्योंकि ये जो परिक्रमण करेगा
तो उसकी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है? नाभिक के आकर्षण बल के द्वारा। कहां से मिलेगा? नाभिक के आकर्षण बल के द्वारा। क्योंकि अगर परिक्रमण नहीं करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे, फिर परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, केवल नाभिक ही नाभिक होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब अपन सब जानते हैं कि नाभिक से सभी इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अब जो आंतरिक कक्षा का इलेक्ट्रॉन है अंदर का, उसकी दूरी कम है, क्योंकि बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी होता है वो क्या होता है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब आंतरिक कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी नाभिक से दूरी क्या है? कम है। नाभिक से दूरी क्या है? कम। इसका मतलब दूरी कम है तो आकर्षण बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इस पे आकर्षण बल ज्यादा है अंदर वालों पर, बाहर वालों पे थोड़ा कम होगा। तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कम आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जबकि अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ऐसा ही प्रोसेस इसमें भी है। अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण से बंधे हैं और बाहर के इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण से बंधे हैं। आकर्षण सभी पर है लेकिन दूरी के अनुसार होगा। अब क्या होता है, जैसे मान लो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है 40 से, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण से बंधे हैं, क्योंकि बल का जो सूत्र होता है आगे पढ़ेंगे कि अपन K(Q1 Q2) अपॉन R², यानी फोर्स टाइप में डिपेंड करता है आवेश पर। फोर्स फाई के समानुपाती होता है आवेश पर। इसका आवेश कम है 25 से, तो इसके बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम है। इसका आवेश ज्यादा है 40 से, तो निश्चित रूप से इसके इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ज्यादा होगा। तो क्या होगा फिर? जब दोनों पदार्थों को अपन रगड़ेंगे, रगड़ने का मतलब दोनों एक दूसरे के अति निकट आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे एक दूसरे के, तो क्या होगा? इसके एक या दो इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक द्वारा आकर्षित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस पर धनावेश की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसके नाभिक का आकर्षण ज्यादा है बजाय इसके नाभिक की। तो क्या होगा? जब दोनों को रगड़ेंगे तो इसके एक या दो इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, कुछ एक या दो इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होके इसकी कक्षा में चला गया, ठीक है। रगड़ने की प्रक्रिया में होगा ये, दूर दूर रहेंगे तो कुछ नहीं है, जब बहुत पास आ जाएंगे, रगड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है? बहुत पास आ जाते हैं परमाणु, एक दूसरे के बहुत क्या आ जाते हैं? पास पास। और जब पास पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यानी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? स्थानांतरण। और इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरण होगा तब क्या होगा? कंडीशन क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी +25 ही, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? -24। प्रोटॉन तो वही है जो नाभिक के अंदर है पहले से। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका वहां चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लगे? अब 24, और इनका योग कितना आएगा? +25 और -24 कितना बचा? +1 ही। यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश इस पे प्रेरित हो जाएगा। और इधर कब जाएगा? प्रोटॉन संख्या पहले 40 थी, 40 ही रहेगी अभी, और इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 41। एक एक्स्ट्रा आ गया ना इसमें, यहां से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, कितने हो गए? 41। अब टोटल कितने बचे? -1 ही। तो इसका मतलब यहाँ पे धनावेश आ गया इस परमाणु पर, और इस परमाणु पर क्या आ गया? ऋणावेश। तो
तो यही प्रक्रिया आवेशन का मूल कारण है। तो आवेशन का मूल कारण कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेशन का मूल कारण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यानी कि जब दो पदार्थों को अपन रगड़ते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है? एक पदार्थ के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे पदार्थ के परमाणुओं पर चले जाते हैं। यहां से ट्रांसफर हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लें कांच की छड़। कांच की छड़ और दूसरा पदार्थ क्या है? रेशम का कपड़ा। इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। तो क्या होगा? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां हो जाएगा? रेशम के कपड़े पर। अब कांच की छड़ है तो इसमें बहुत सारे परमाणु हैं। मान लो एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और इसमें मान लो 10 की घात 15 परमाणु है, तो 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से वहां ट्रांसफर हो गए कहां? रेशम के कपड़े पर। तो इतना ही इसमें क्या जाएगा? धनावेश। तो ये कांच की छड़ कैसी हो गई? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन कमी के कारण कांच की छड़ क्या हो गई? धनावेशित। और इस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए अतिरिक्त, यानी ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसलिए रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए कैसा हो गया? वो धनावेशित। और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसलिए क्या हो गया? वो ऋणावेशित। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल जो भी अपन लेते हैं उन सब में यही होता है। दो पदार्थों को जब रगड़ते हैं तो कुछ परमाणु के एक या दो इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के परमाणुओं पर ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और इसी वजह से एक क्षण क्या हो जाती है, या एक पदार्थ क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, और दूसरा पदार्थ क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। मूल बेसिक रीजन ये है, आवेशन का कारण ये है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण ही इसका कारण है, आवेशन का कारण है। मूल रीजन जो है वो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है, तो इसलिए दोनों पदार्थ रगड़ने पर क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। अब आवेश का जो मात्रक है क्या है? आवेश का मात्रक, मात्रक का मतलब यूनिट। आवेश का यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट जो होता है, जैसे अपने 11th में पढ़ा है, एसआई पद्धति होती है ना, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होते हैं, एसआई मात्रक। एसआई का मतलब क्या होता है? 11th में पढ़ा हो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार